लेट्स स्टार्ट इट। सो फार्मर्स प्रॉब्लम, हेडिंग इज फार्मर्स प्रॉब्लम। चलिए शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एनसीईआरटी, मैंने डायरेक्टली इसको एनसीईआरटी से निकाला, पॉइंट टू पॉइंट निकाला है। 3 चैप्टर का क्रक्स आपको यहां पर एक पॉइंट में मैं आपको दे दूंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी पूरा का पूरा। कुछ पार्ट इसका ज्योग्राफी में दिया, कुछ पार्ट इसका इकोनॉमिक्स में दिया। मैंने हमेशा कहा कि ज्योग्राफी समझे बिना इकोनॉमिक्स समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए एनसीईआरटी आंदोलन में सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी शुरू किया है और उसके बाद इकोनॉमिक्स मैंने उसको लिंक किया है। लिंक करके पढ़ोगे तो कभी भी कुछ चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक होने का मतलब होता है प्रोसेसिंग हो जाती है, एक पॉइंट पकड़ा दूसरे पॉइंट का आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। सो फार्मर्स प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में लिखो किसानों की समस्याएं। नोट्स मेरे साथ बनाते जाओ, मजा आएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बात कर लेंगे, जैसे आज कल का नोट्स मेरा हिंदी में था, आज का इंग्लिश में, कोई बात नहीं, दोनों भाषाओं के बच्चों के लिए ये बराबर अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो समझ में आया कि न्यूज़पेपर, जो पहला मैंने मेरा जो डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट क्या रहा कि न्यूज़पेपर में जब कोई चीज आती है तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा रटना हमारा काम नहीं है। बहुत बड़ा बच्चा यही काम करता है, लिख भी लिया होगा, कई लोगों ने तो कॉपी वॉपी में डाल भी लिया होगा, ठीक है, कई लोगों ने उसके पॉइंट्स भी बना लिए होंगे। बट सवाल है कि सबसे पहले वो कहता है कि दिस इज द अटेम्प्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का अटेम्प्ट है। तो सॉल्यूशन तो तब निकालोगे ना जब तुम्हें प्रॉब्लम की सही पहचान होगी। और मैं हर मंच पर ये बोलता रहा हूं, हर बार ये बोलता रहा हूं कि यूपीएससी आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है कि अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्लियरली। जब मैंने अपना सिलेबस एनालिसिस की क्लास की थी तो यही बताया था कि एक्चुअली में पूरा जो सिलेबस बनाया गया वो इस बेसिस बनाया गया कि आप प्रॉब्लम्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो जो एनसीईआरटीज है वो प्रॉब्लम को सही तरीके से समझने में आपकी मदद करती हैं। चलिए, फार्मर्स प्रॉब्लम, तो हमारे किसानों की बेसिक समस्याएं क्या है? अगर हम सबसे पहले एक बात करें तो जैसे कि फार्मर सुसाइड, ठीक है, फार्मर सुसाइड यानी कि किसानों की आत्महत्या, ये हम आगे देखेंगे करंट अफेयर्स में, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है। अब हम आ जाते हैं इस फार्मर्स प्रॉब्लम का जो सबसे बड़े रीजंस हैं वो क्या क्या है। पहली बात, सबसे बड़ा रीजन जो है वो है लैंड रिफॉर्म का ना होना। ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, लिखो भूमि सुधार का ना होना, भूमि सुधार का ना होना, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस ने सबसे पहले जमींदारी प्रथा को स्थापित किया था। और भारत में उस प्रथा के स्थापित होने के बाद, दैट इज अ जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, किसने किया था? कॉर्नवालिस। तो सबसे पहले इसने जमींदारी सिस्टम को जब यहां पर अडॉप्ट किया था, राइट, कॉर्नवालिस ने, तो भूमि सुधार जो है हमारे यहां कभी नहीं हो पाए। तो भूमि सुधारों का ना होने की वजह से हमारे यहां बहुत दिक्कतें भी रही। ठीक है, राइट, तो भूमि सुधार, भूमि सुधार, तो कॉर्नवालिस ने सबसे पहले जमींदारी प्रथा, दैट इज जमींदारी, इस सिस्टम ने भारत की एग्रीकल्चर सिस्टम की ऐसी तैसी करके रख दी थी। कुछ लोग बहुत ताकतवर हो गए, इन जमींदारों को अंग्रेजों का बैकिंग था, अंग्रेज अपना सिस्टम को छोटा करना चाहते थे और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लोगों की जमीनें हड़पनी शुरू की, एक सेंटर पॉइंट पर लेकर आए। सोचा यह गया था कि शायद इससे एग्रीकल्चर का विकास होगा, लेकिन जो सही चीज थी उसने हमारे सेगमेंट को बर्बाद कर दिया। आश्चर्यजनक है, जो हमारी समस्या का मूल कारण है और कई बार किसान जो विरोध कर रहे हैं उसके अंदर ये एक पॉइंट भी है कि प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में भी अभी भी हमारे यहां लैंड रिकॉर्ड डिजिटल नहीं है। जो आपने देखा होगा कई लोग बेहिसाब जमीनें खरीदते हैं, जमीनों के बड़े बड़े जो है वो जो उसका ब्लैक मनी होता है जमीनों में डाल देता है। ठीक है, आज भी हमारे यहां बहुत बड़ी किसान ऐसे हैं जो पेजेंट है, किसान भी नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं, वो लैंडलेस लेबर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक लैंडलेस लेबर तैयार होता है। यार जब मेरे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो मैं एग्रीकल्चर पे ना तो मुझे लोन मिलेगा, ना मुझे यंत्र मिलेंगे, मुझे मशीन्स नहीं मिलेंगी, मुझे खाद नहीं मिलेगी, मुझे सरकारी कोई सहायता नहीं मिलनी है, और मेरे पास इनकम का कोई सोर्स है नहीं, मैं भूमिहीन हूं। तो मैं एक कुछ किसी के जमीन पर जाकर जो है वो मजदूरी का काम करूंगा, मैं कहीं पर जो है पट्टे पर जमीन ले लूंगा, टेनेंट बन जाऊंगा, किराएदार बन के रहूंगा, लेकिन मैं उसका मालिकाना हक नहीं है। और जब मेरे पास मालिकाना हक नहीं है, मैं अगर मालिक हूं तो ही तो मैं एनहेंसमेंट करूंगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इसमें शॉर्टेस्ट पॉइंट मैंने आपको दे दिया। दूसरा, मानसून बेस्ड फार्मिंग। अभी इसी खबर में जो है वो दिया गया है कि इस साल मानसून बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी, धीरे से ध्यान से इसमें अभी देखेंगे, दोबारा रिवाइव करेंगे, तो ये होगा भारतीय मानसून इस बार बहुत अच्छा रहा, हाँ या ना मुझे बता दे जाना। सवाल है कि लेकिन हम ये कह रहे हैं इस बार मानसून बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हर साल मानसून अच्छा होता? नहीं, अल नीनो का प्रभाव आएगा, मानसून खत्म हो जाएगा। भारत की 45% एग्रीकल्चर, 45% एग्रीकल्चर राइट नाउ आफ्टर द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारी लगभग 45% एग्रीकल्चर ये मानसून आधारित है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। एनसीईआरटी में पहली ही लाइन दी हुई है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मानसून, इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मानसून, राइट।
तो गैम्बल ऑफ मानसून, यानी गैम्बल का मतलब क्या होता है, हर बार थोड़े जीतोगे, हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, भाग्य भरोसे हो गए। तो ये भाग्य के हिसाब से थोड़े ना देश चलता है। तो ये दूसरी समस्या। दूसरा, लो प्रोडक्टिविटी। भारत में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो बहुत कम है। उत्पादकता लिखो, न्यूनतम उत्पादकता। एग्रीकल्चर पुरानी प्रैक्टिस से हो रही, देखो वो हल बैल लेके घूम रहा है, उसके पास मशीन भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, हमारे पास पर्याप्त फर्टिलाइजर नहीं है, हमारी प्रैक्टिसेस पुरानी है, अच्छे बीज नहीं है, सरकारी सहकारिता समितियां नहीं है, बहुत सी जो है इसमें दिक्कत है। इसीलिए प्रति हेक्टेयर हमारी उत्पादकता कम है। जब उत्पादन ही कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो मेरी इनकम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इनकम कम होगी, मैं गरीब हो जाऊंगा। अगला, लेस लैंड होल्डिंग। भारत में एक व्यक्ति के ऊपर 1.3 हेक्टेयर भूमि ही केवल उपलब्ध है। अमेरिका में यह 400 एकड़ है और हिंदुस्तान में 1.3 हेक्टेयर ही भूमि औसतन यानी मैथमेटिकली अवेलेबल है। तो यानी कि जो है वो कम भूमि की उपलब्धता। और क्या होता है, चूंकि आजादी के बाद होना यह चाहिए था, इसका कारण यह था कि बहुत बड़ी आबादी को एग्रीकल्चर से निकालकर इंडस्ट्री में लेकर जाना चाहिए था, नहीं जा पाए। इंडस्ट्री हमारी या उद्योग हमारे ज्यादा पनप नहीं पाए। सर्विस सेक्टर इंग्लिश बोलने वाले या बहुत स्किल्ड लोगों के लिए, किसान के लिए नहीं। तो आज भी भारतीय किसान के ऊपर यानी भारतीय क्षेत्र के ऊपर 55% आबादी का बोझ बढ़ा हुआ है। कोरोना काल के बाद ये और बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि लोग गांवों की तरफ जा रहे हैं। जितने भी लेबर्स थे वो 55% से ज्यादा आबादी हमारी एग्रीकल्चर पे, यानी जो एक व्यक्ति के पास जमीन है वो बहुत कम है, राइट। 1.3 हेक्टेयर से भी कम हमारे पास भूमि उपलब्ध है। अगला, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का अभाव। लिखो, वित्तीय समावेशन का अभाव। वित्तीय समावेशन का अभाव, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। किसान के पास जब यार जमीन ही नहीं है, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से कहते हो साहब मुझे लोन चाहिए, मुझे खेती किसानी अच्छा करना है, मशीन खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है। बोला गया तो आप गिरवी रखने के लिए जमीन है क्या, ये जमीन के बैनामे पे तो हम तुम्हारा दे सकते हैं। यार वो जब उसके पास जमीन ही नहीं है, जमीन बहुत छोटी है, उसका लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, ताकतवर लोगों ने जमीनें आज भी पकड़ रखी है, तो उसको लोन मिलेगा ही नहीं। अब जब लोन मिलेगा ही नहीं तो वो कहां से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएगा, क्योंकि वो अच्छे बीज खरीद नहीं पाएगा, अच्छे उर्वरक खरीद नहीं पाएगा, अच्छी मशीनें खरीद नहीं पाएगा, अच्छे सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो जो परंपराओं से चला आ रहा है वो अपना चलता रहेगा। नतीजा क्या होगा कि उसके पास जो है वो वित्तीय समावेशन उसका नहीं हो पाएगा और वो गरीब का गरीब बना रह जाएगा। लेकिन सवाल है कितनी बड़ी आबादी, लगभग 55% आबादी, और इसमें भी जो फीमेल फार्मर्स हैं, जो बेचारी महिलाएं हैं, उनकी हालत तो और खराब। उनके नाम पे तो जमीन भी नहीं है, क्योंकि पैट्रियार्की में जमीन जो होता है वो पिता से पुत्र को मिलता है, पुत्र सत्तात्मक व्यवस्था में, तो उनको तो वो भी नहीं मिल रहा है, वो बेचारे और परेशान है। समझ में आया? नेक्स्ट लिखो। दूसरा, लेस कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन। लिखो, भारतीय कृषि में लाभ लागत के बीच का अंतर बहुत कम है। कृषि में लाभ लागत का अंतर बहुत कम है। लाभ लागत का अंतर क्या होता है ये समझ लो। ये होती है लागत। लागत में आप क्या क्या लगाते हो, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, ठीक है। लिखो, लागत में क्या होगा, लागत के जो आपका लागत का मतलब किसान को अपनी जेब से लगाना पड़ता है। ये आज की खबर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। एमएसपी सरकार ने क्यों बढ़ाया, ठीक है, इसी पे आप समझ जाएंगे कि सरकार ने एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मंत्री ने क्यों बढ़ाया, उसका कारण यही है। अब होता है क्या, लागत में हमारे बीज आ गए, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, ठीक है, सिंचाई, तो ये क्या होगा, ये लागत हो गए। अब लागत का मतलब ये होता है जाता है बेचने के लिए, सेल करता है, इसको बेचता है। तो बेचने में अगर उसको लागत से ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिले, मान लो उसने 10 रुपया लगाया लागत में, ये सब सारा जो बीज उर्वरक ये मिला के, और बेचारे को जो है वो कुछ भी पैसा नहीं मिला, मतलब वो 12 रुपए कमा रहा है, तो उसकी लाभ कितना हुआ, उसको केवल 2 रुपए का लाभ मिला। और अगर 10 रुपए लगाया, 11 रुपए में बेच पा रहा है 1 रुपए, तो अब क्या होगा, 1 रुपए में अपना परिवार कैसे चलाएगा, खेती के लिए अगला इनपुट कैसे देगा, नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में अंतर बढ़ा होना चाहिए। भारत में ये बहुत कम है, क्योंकि इनकी जो है वो हालत खराब हो। जाके देखो इस समय अगर उसको मान लो आज सिंचाई करनी है और डीजल पंप लगाना है, और डीजल के जरा दाम जाके देख के उसकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। बीज कंपनियों पे, प्राइवेट कंपनियों का दबदबा हो गया, खासतौर पे सब्जी में, और ये बीज बहुत महंगे कर रखे हैं उन्होंने, सरकार इसमें कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। फर्टिलाइजर में अभी आपने देखा कि पूरे विश्व में जो है वो डीएपी का दाम कितना बढ़ गया, सरकार को फाइनली सब्सिडी देना पड़ा कि भाई हम जो है वो दाम को बढ़ने से बचाना है। अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते की न्यूज है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में ये बहुत समस्या है। एमएसपी बढ़ाकर क्या किया, एमएसपी पे जो वो बेचने जाएगा, अभी संतर को समझ लो आज की खबर, कि जो वो बेचने जाएगा तो उसको अब बढ़ा हुआ दाम मिलेगा। क्लियर है, बढ़ा हुआ दाम मिलेगा, तो आपको इससे यहां बेनिफिट। अगली प्रॉब्लम क्या है, लेस मैकेनाइजेशन। लिखो, न्यूनतम यांत्रिकीकरण। पैसा ही नहीं तो मशीन कहां से लेकर आएंगे, न्यूनतम यांत्रिकीकरण। लेस कैपिटल, कम पूंजी का निर्माण। अभी मैं दिखाता हूं, इसी न्यूज़पेपर में दिया हुआ है
कि प्राइवेट कंपनियों को भी लेकर आएंगे। प्राइवेट कंपनीज को भी जब हम लेकर आएंगे तो इसका क्या फायदा होगा, जब लेस हमारे पास जो है पूंजी का निर्माण होगा। जो हमारे कृषि संगठन इसी का विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज को क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर जब तक पूंजी निर्माण नहीं करोगे, जब तक मैं मशीन, अच्छी सिंचाई व्यवस्था है, मान लो मुझे ड्रिप लगाना है, ड्रिप इरिगेशन लगाना है, कहां से मैं पाइप खरीद के लेकर पाऊंगा, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैं कहां से लेकर आऊंगा। तो जब तक आप इसमें कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जिस चीज में कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसकी उन्नति हो जाती, पूंजी निर्माण। अगला है लेस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कृषि के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कहां हमारे पास, ठीक है, सारी कहानी हमारे पास लिखो, न्यूनतम कृषि संरचना, न्यूनतम कृषि संरचना, न्यूनतम कृषि संरचना है ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैंने अभी बताया 45% हमारे पास अभी कृषि नहीं कर पाए। लेस इरिगेशन लिखो, न्यूनतम सिंचाई सुविधा, और जो भी है वो प्राइवेट है, अपना बोरवेल करो, अपना पानी खुद निकालो, सरकार की तरफ से कोई भी सहायता इसमें नहीं मिली हुई है। लेस इरिगेशन, सिंचाई की न्यूनतम सुविधाएं। अगला लिखो, विद्युत का अभाव, हर गांव में बिजली नहीं पहुंची है, जहां पहुंची है वहां वोल्टेज बहुत कम है और कभी कभी आती है, चली गई तो फिर बुलाना बिजली को बड़ा मुश्किल काम होता है। लिखो, पावर यानी शक्ति का अभाव। अगला साइंटिफिक सपोर्ट, ठीक है, लैंड टू, जिसे लैब टू लैंड कहा गया प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम का मतलब साइंटिस्ट जो है अच्छे अच्छे बीज बनाएंगे, अच्छी तकनीक विकसित करेंगे और सीधे जाकर किसानों को दे देंगे। तुमने देखा होगा ना, वो जितने भी कृषि अनुसंधान संस्थान होते हैं या पशु आधारित संस्थान होते हैं, उनकी क्या हालत होती है, टूटा बल्ब लटका रहता है, पीले रंग से पुता होता है। लिखो, न्यूनतम वैज्ञानिक समर्थन। अगला लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। किसान के पास मान लो अभी आलू उसने पैदा किया, सब्जी पैदा किया, टमाटर, अब सबने पैदा किया तो टमाटर ढेर सारा पैदा हो गया। अब टमाटर क्या हो, सड़ जाएगा 2-3 दिन के अंदर गर्मी में। तो अगर सभी लोग बाजार में टमाटर लेके पहुंच गए, दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको सड़कों पे फेंकना पड़ता है। अगर वही मेरे पास कोल्ड स्टोरेज हो कि आज मैं अपना कुछ आधा कुंटल जो है मैं यहां रख दूंगा, कुछ दिन बाद निकालूंगा, तो नतीजा क्या होगा, मुझे सही समय पर सही दाम मिलते रहेंगे, डिमांड सप्लाई मैच होती रहेगी। तो लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, शीत भंडारों का अभाव, शीत भंडारों का अभाव। अगला पॉइंट ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहां पे भी समेट दे रहा हूं। लिखो, वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव, हमारी कृषि के ऊपर बहुत भयानक प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे हैं डब्ल्यूटीओ में फिर से चर्चा चल रही है, निर्मला सीतारमण ने अभी फिर जो अपना स्टेटमेंट दिया, सारे न्यूज़पेपर को मैं अटैच कर दे रहा हूं इसके साथ। बैक्ड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिखो, वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव। सबसे प्रमुख संस्था डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है भारतीय एग्रीकल्चर को कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, सब्सिडी देने की जरूरत नहीं। हम जब अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, चाहे बीज पर दे, उर्वरक पे दे, डब्ल्यूटीओ की ऐसी तैसी हो जाती है। हमने डब्ल्यूटीओ के साथ पीस क्लॉज साइन कराया, शांति समझौता, कि अभी हमें कुछ समय दो, भारतीय किसान अभी आपके अमेरिका के किसान की बराबरी करने योग्य नहीं है। तुम्हारे पास 400 एकड़ खेत है, अमेरिका में सारी की सारी खेती जो है 100% मैकेनाइजेशन है, वहां हवाई जहाजों से कीटनाशक छिड़का जाता है। हमारे यहां बेचारा पीठ पर रखता है, पंप मारता रहता है दिन भर, बेचारा जो उसमें खाद डालता रहता है ऐसे, और जो है वो कीटनाशक छिड़कता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो क्या वो डब्ल्यूटीओ से बराबरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। अगला फ्यूचर मार्केट, वायदा बाजार। अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए वायदा बाजार, और वायदा बाजार सरकार ने शुरू कराया था लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। वायदा बाजार की अगला जो है उसमें क्या होता है, उनको मार्केट का ज्ञान होता है, कब दाम बढ़ रहे हैं कब दाम घट रहे हैं, वो कार्टेल बना लेते हैं, किसान से जो है कम दाम पे सामान खरीद लेते हैं। वायदा बाजार। अब कौन कौन से जो है हमारे सरकार ने इनिशिएटिव लिखे, सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण प्रयास, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकारी खरीद इस बार सबसे ज्यादा हुई है। उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़े मात्रा में खरीद की है। कौन खरीद करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लिखो एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का खाद्य कॉर्पोरेशन। अगला सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों की खेत और मिट्टी को सही करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सॉइल हेल्थ कार्ड। और अगला एमएसपी, जिसके बारे में हमने आज खबर शुरू की, दैट इज एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगली समस्या है, भारत के किसानों को कोई भी पैन इंडिया मार्केट, यानी जो है वो पूरा एक एकल बाजार नहीं है, मेरे राज्य का सामान है मैं राज्य में बेचूंगा। इसके लिए सरकार ने एक परियोजना शुरू की जिसको बोलते हैं ई नैम। क्या नाम है उसका? ई नैम। मेंस में भी आ चुका और प्री में भी आ चुका है। ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो इसका इंपॉर्टेंट इनपुट है। तो भारत के किसानों के पास राष्ट्रीय स्तर, मेरा सामान है मैं पूरे देश में बेचूं, नहीं बेच सकता, मुझे मेरी राज्य की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को झेलना पड़ेगा। सो जो है
इसके लिए एक सरकार ने योजना शुरू की जिसको बोलते हैं ई नैम, राइट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। डन है। तो ये बेसिक फंडामेंटल रहा जो मैंने आपको बताया, किस तरह से इसके बेसिक इंपैक्ट्स रहे। ये प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर रहा। तो मैंने इसमें 3 चैप्टर एनसीईआरटी के क्लब किए हैं, ठीक है।